हेलो दोस्तों, आज जो हमारे टॉपिक का जो शीर्षक है वो है ह्यूमन राइट्स इन इंडिया। ह्यूमन राइट्स इन इंडिया, मानवाधिकार जिसको कहते हैं, मानवाधिकार हिंदी में। अब दोस्तों, ये क्वेश्चंस आपको यूपीएससी में भी और एमपीएससी में भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इस टॉपिक को हम 4 भाग में बांटेंगे। ह्यूमन राइट्स, जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स यूएन चार्टर के द्वारा 1948 में प्रतिपादित किया गया था, उसके बारे में हम बताएंगे आपको। उसके बाद में दूसरा जो हमारा जो उसका जो हिस्सा होगा वो होगा फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया एंड हाउ इट इज़ ए कॉर्नर स्टोन ऑफ ह्यूमन राइट्स इन इंडिया। और तीसरा होगा इवैल्यूएशन ऑफ ह्यूमन राइट्स इन इंडिया, माने भारत में जो मानवाधिकार का मूल्यांकन। और चौथा है ह्यूमन राइट्स कमीशन, जो 1993 में हमारे देश में स्थापित किया गया था, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो इस तरह से 4 हिस्से में हम इसको बांटेंगे अगले 1 घंटे की क्लास में। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 में लागू किया गया था। और आपको पता होगा कि सेकेंड वर्ल्ड वार 1945 में समाप्त हुआ था। उसके बाद यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई और उसके बाद 1948 में यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स लागू किया गया, जिसमें कि सभी सदस्य देश इस पर हस्ताक्षर किए। आखिर दोस्तों, ह्यूमन राइट्स का डिक्लेरेशन करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? जैसा कि आप जानते हैं कि 20-25 वर्ष के दरमियान 2 वर्ल्ड वार वर्ल्ड में हुए, फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार, और इसमें लाखों जानें गई और करोड़ों और अरबों की प्रॉपर्टी नष्ट हुई। तो जैसे कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ने जो परिभाषित किया है कि आखिर मानवाधिकार क्या है, तो मानवाधिकार वो अधिकार है जो मनुष्य होने के नाते उसे प्राप्त है, इनएलिनेबल राइट है। मतलब मानवाधिकार वो अभिन्न अधिकार है जो मनुष्य होने के नाते, अब मनुष्य में कोई भी मनुष्य हो सकता है, कहीं का भी हो सकता है, किसी भी जाति का हो सकता है, किसी भी वर्ण का हो सकता है, किसी भी देश का हो सकता है, कोई भी कलर हो सकता है। तो उन्होंने इसको रेखांकित किया कि अगर वो मनुष्य है तो उससे सर्टेन इनएलिनेबल राइट्स हैं, अभिन्न अधिकार हैं, और जिससे उसे वंचित नहीं किया जा सकता है। और यूएन ने क्या लिखा अपने बैकग्राउंड में इसमें कि ये अधिकार खत्म करने के कारण ही बहुत सारे जो बारबरस एक्ट हुए हैं, बहुत सारे जो वर्ल्ड वार हुए हैं, बहुत सारे जो नृशंस हत्याएं हुई हैं और मानवता को तार तार किया गया है, उसका रीजन ही यही है। दूसरा कि अगर मानवाधिकार को बढ़ाया जाएगा, उसका विकास किया जाएगा, तो इससे सदस्य राष्ट्रों में भाईचारा स्थापित होगा, फ्रेंडशिप स्थापित होगा। और तीसरा, अगर मानवाधिकार को व्यवस्थित किया जाएगा तो इससे विभिन्न देशों में जो अनेक प्रकार के जो हिंसक गतिविधियां हो रही हैं, उसको कम करने में सहूलियत मिलेगी और लोगों में गुडविल डेवलप होगा। तो ये सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स उन्होंने बैकग्राउंड में उल्लिखित किया, उसके भूमिका में उल्लिखित किया कि मानवाधिकार का होना क्यों जरूरी है। अब दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं
कि कुल 30 मानवाधिकार उन्होंने इसमें लिखे हैं। अब जैसे कि पहला है कि ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर बॉर्न एंड इक्वल इन डिग्निटी एंड राइट्स। हर एक आदमी स्वतंत्र पैदा हुआ है और उसे बराबर का अधिकार है, उसकी प्रतिष्ठा बराबर है, कोई किसी से छोटा नहीं है, कोई किसी से बड़ा नहीं है। अब हर एक व्यक्ति इक्वल है। और आप रूसो के फिलॉसफी में जिस दिन हम बताएंगे आपको, तो उसमें आप देखेंगे कि मैन इज बॉर्न फ्री। रूसो क्या कहता है, फ्रेंच फिलोसफर, मैन इज बॉर्न फ्री। तो पहला आर्टिकल जो है वो क्या है कि ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर बॉर्न फ्री, माने हर एक आदमी स्वतंत्र पैदा हुआ है और सभी को समान अधिकार हैं, समान प्रतिष्ठा है। ये उन्होंने पहले आर्टिकल में डिक्लेयर किया। दूसरे में यह है कि राइट टू फ्रीडम विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। हर आदमी को आज़ादी है, फ्रीडम है और उसमें किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन माने भेदभाव नहीं होना चाहिए। जैसे कि हमारे देश के, जैसे अभी हम इसको कंपैरिजन करते जाएंगे तो आपको समझने में सुविधा होगी कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को हिंदुस्तान में किस प्रकार से उसको फॉलो किया गया है और हमारे देश में भी ह्यूमन राइट्स को पूरी तरह से सैंक्टिटी मतलब पवित्रता प्रदान की गई है। और भारत के संविधान के विभिन्न हिस्सों में ह्यूमन राइट्स मतलब मानवाधिकार को समेकित करने का प्रयास किया गया है। तो दोस्तों, राइट टू लाइफ, तीसरा है राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड सिक्योरिटी। अच्छा, पहले दूसरे में जाते हैं, राइट टू फ्रीडम विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। अगर आप आर्टिकल 15 को पढ़ेंगे तो आप क्या पाते हैं कि किसी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 में है, जिसमें क्या कहा गया है कि हर आदमी को बोलने की आज़ादी है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, थॉट है, ये सारे चीज़ बताए गए हैं। राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन में आर्टिकल 15 में क्या लिखा हुआ, किसी भी व्यक्ति के खिलाफ, दूसरे के खिलाफ में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, न जाति पर, न धर्म पर, न लिंग पर, न क्षेत्र के आधार पर, न डिसेंट के आधार पर, मतलब उसके वंश गोत्र जिसको बोलते हैं उसके आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाइए और देखिए। फंडामेंटल राइट्स के बारे में हमने 3 वीडियो बनाए हैं। इसके अलावा उन्होंने तीसरे में क्या दिया, राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ पर्सन। तो तीसरा जो उन्होंने दिया है कि जीवन का अधिकार। अब दोस्तों, अगर हम देखेंगे कि जीवन का अधिकार, लिबर्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ पर्सन, अगर आप देखें भारतीय संविधान को तो आप कहां पाते हैं, आर्टिकल 21 में लाइफ एंड लिबर्टी का प्रावधान है। आर्टिकल 21 में क्या लिखा हुआ है कि किसी भी व्यक्ति का जीवन या स्वतंत्रता केवल नहीं लिया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ लॉ, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। अब इसकी व्याख्या भी मैं करूंगा। प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ का मतलब क्या होता है। अब इसका मैं एक वानगी देता हूं आपको। मान लीजिए ए ने बी की हत्या कर दिया। अब ए के खिलाफ में प्रकरण दर्ज होगा। 2 जगह मुकदमे कायम हो सकते हैं, या तो कोर्ट में कायम हो सकते हैं 190 सीआरपीसी के तहत में, या 154 सीआरपीसी के तहत में थाने में मुकदमा कायम हो सकते हैं, जिसको कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कहते हैं। तो अब मुकदमा कायम होने के बाद में क्या होगा, एक आईओ की नियुक्ति होगी, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की। उसके द्वारा सारे साक्ष्य जुटाए जाएंगे, एविडेंस कलेक्ट किया जाएगा। उसके बाद में यदि साक्ष्य पर्याप्त होगा तो उसके बाद में आईओ के द्वारा या अन्वेषण अधिकारी के द्वारा चालान, सक्षम कोर्ट में चालान पेश किया जाएगा। सक्षम कोर्ट में ट्रायल की प्रक्रिया होगी
आरोपी से भी पूछताछ किया जाएगा और फरियादी से भी जो पूछताछ की जाएगी, गवाहों से पूछताछ की जाएगी, सारे डॉक्यूमेंट का परीक्षण किया जाएगा, स्थल निरीक्षण के रिपोर्ट देखे जाएंगे, सारे विटनेसेस के क्रॉस एग्जामिनेशन होंगे, री एग्जामिनेशन होंगे, एग्जामिनेशन इन चीफ होगा। ये तीनों प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा और इसको बोलते हैं विचारण या अंग्रेजी में ट्रायल। और उसके बाद में जज अगर समझेगा कि ए के खिलाफ में बी को मर्डर करने का पर्याप्त सबूत है तो क्या करेगा, उसको सजा देगा। और सजा कैसे देगा, क्योंकि कानून में आईपीसी में लिखा हुआ है कि अगर कोई किसी का मर्डर करता है तो उसको फांसी भी हो सकता है, उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है। तो जज उस हिसाब से सजा देगा। अगर जज को लगेगा कि कोई सबूत नहीं है तो क्या करेगा, वो एक्विटल करेगा। ये क्या है, ये है टोटल रूल लॉ एस्टैब्लिश प्रोसीजर ऑफ लॉ एस्टैब्लिश्ड प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। तो उसमें आर्टिकल 21 के हमारे संविधान में क्या लिखा हुआ है कि नो बडी कैन बी डिप्राइव्ड लाइफ एंड लिबर्टी विदाउट द लॉ विदाउट द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। दिस इज द, ये इसका लाइन है कि प्रोसीजर क्या है। प्रोसीजर यही है जो मैंने आपको बताया। ऐसा नहीं होगा जैसे कि पुराने ज़माने में होता था, मुगलों के समय में या सल्तनत पीरियड में या हिंदू पीरियड में या एंशियंट इंडिया में, कि एक संक्षिप्त छोटा मोटा राजा सुनता था और उसके बाद में उसको जो समझ में आता था उसको सजा दे देता था। उसके लिए कोई प्रोसीजर उन्होंने नहीं बनाया था। और अगर मान लीजिए ऊंची जाति का होगा तो उसको सजा कम दिया जाएगा या उसको नहीं ही दिया जाएगा। या आपने इतिहास में पढ़ा होगा एल्बर्ट बील का कानून, जिसमें कि लॉर्ड रिपन ने क्या किया था कि यूरोपियन और हिंदुस्तानी सबको कानून के समक्ष बराबर कर दिया था कि हिंदुस्तानी मजिस्ट्रेट भी उसका ट्रायल करते हैं अगर यूरोपियन के खिलाफ में कोई मुकदमा कायम होता है। और इसके खिलाफ में यूरोपियन ने क्या किया था, हिंदुस्तान में गुलाम भारत में उन्होंने हिंसात्मक प्रहार किया था लॉर्ड रिपन पर और उनको मजबूर कर दिया था विड्रॉ करने से। तो ये क्या है, ये है। और उसी तरह से आप सल्तनत काल में, मुगल काल में और एंशिएंट इंडियन पीरियड में देखते हैं। अब यहां क्या हुआ है, भारतीय संविधान के लागू होने से और डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स से मतलब यह है कि कोई जो लाइफ है, लिबर्टी है, उसको सिक्योरिटी है, वो उसको अक्षुण्ण रखा जाएगा। और यदि लिया जाएगा, मान लीजिए किसी का लाइफ लिया जाता है, मतलब उसको फांसी पर चढ़ाया जाता है या लाइफ इम्प्रिजनमेंट कर दिया जाता है, तो उसके लिए प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, जो उस देश के कानून है उसके में जो प्रोसीजर जो बनाए गए हैं उसको पहले फॉलो करना होगा। देयर आफ्टर उसके बाद ही उसको खिलाफ में उसकी जिंदगी लिए जा सकते हैं। तो ये डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स कहता है। और इसके बाद है प्रोहिबिट स्लेवरी, माने जैसे आप जानते हैं कि स्लेव ट्रेड आपने पढ़ा होगा इतिहास में। एक दिन मैंने मर्केंटिलिज्म के वाणिज्यवाद के चैप्टर में मैंने बताया था कि किस प्रकार से अफ्रीका से ब्रिटिश ऑफिसर्स अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ निगरों को ले जाते थे, अफ्रीकन लोगों को ले जाते थे और 17वीं 18वीं शताब्दी में, और वहाँ पर खेतों में काम करने के लिए। अभी जो आप वेस्ट इंडीज़ में जो इतने क्रिकेट टीम में देखते हैं वो सब अफ्रीकन मूल के लोग हैं, जिसको कि ब्रिटिश गवर्नमेंट या फ्रांस के गवर्नमेंट ने वहाँ जो कॉलोनियल पावर थे उस समय उनको ले गया था ईख उत्पादन करने के लिए या दूसरे कॉमर्शियल क्रॉप उपजाने के लिए, तो वो वहीं बस गए। तो ये स्लेव ट्रेड जो था ये बहुत बड़ा ब्लॉट था, धब्बा था अपने मानवता के ऊपर में। तो
डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स क्या कहता है कि इसको पूरी तरह से उन्होंने खारिज कर दिया, माने कोई भी स्लेवरी नहीं होगा, कोई स्लेव ट्रेड नहीं होगा। अगर आप अभी मैंने आपको फ्यूडलिज्म सामंतवाद के बारे में बताया था हिंदुस्तान में, द राइज ऑफ फ्यूडलिज्म इन इंडिया, तो आप देखेंगे कि यूरोप में भी फ्यूडलिज्म सामंतवाद उदय हुआ था, लेकिन हमारे देश के सामंतवाद में और यूरोप के सामंतवाद में अंतर क्या था? वहां पर स्लेवरी था, गुलाम प्रथा था। हमारे देश में भी गुलाम था, लेकिन वो डोमेस्टिक होता था। उस तरह के गुलाम सिस्टम कभी हिंदुस्तान में नहीं रहा जिस तरह से यूरोप में रहा है। तो ये स्लेव को उन्होंने स्लेवरी को पूरी तरह से बंद कर दिया। अगर आप भारतीय संविधान के आर्टिकल 24 में अगर आप देखेंगे, 23 में देखेंगे, तो आपको क्या पाएंगे कि उन्होंने हर किस्म के बेगार मतलब क्या होता है? बेगार मतलब होता है कि आपने काम करा लिया और उसका मजदूरी नहीं दिया, दिस इज कॉल्ड बेगार। तो इस तरह के जो इकोनॉमिक जो एक्सप्लॉयटेशन है उसको पूरी तरह से बंद किया गया है आर्टिकल 23 में, और 24 में चाइल्ड लेबर को भी पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। तो हम देख रहे हैं कि किस तरह से हमारे भारत के संविधान निर्माताओं ने यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को फॉलो किया है। कि फंडामेंटल राइट्स जो है वो, इसलिए मैं कहा कि फंडामेंटल राइट्स ऑफ इन इंडिया इज द कॉर्नर स्टोन ऑफ ह्यूमन राइट्स इन इंडिया। तो ये कॉर्नर से क्यों है? क्योंकि इसमें बहुत सारे जो ये जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के जो बिंदु हैं उसको हमारे फंडामेंटल राइट्स में समाहित किया गया है, और संविधान के दूसरे उपबंधों में भी। ये मैं आपको बारी बारी से बताऊंगा। इसके बाद में नॉट टू बी टॉर्चर्ड, किसी को भी शारीरिक रूप से प्रताड़ना, मारना, पीटना पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है। और इसी तरह से हर व्यक्ति को राइट टू रिकॉग्निशन एवरीवेयर एज ए पर्सन बिफोर द लॉ, कोई भी व्यक्ति हो, कहीं का भी हो, उसको कानून का संबल प्राप्त होगा। अब जैसे कि मैं एक उदाहरण देता हूं कि आर्टिकल 14 कि क्या लिखा है कि एवरीबॉडी इज इक्वल बिफोर लॉ एंड स्टेट शैल नॉट डिनाई इक्वल प्रोटेक्शन बिफोर लॉ। इसका मतलब क्या होता है? ये जो कानून है वो देशी माने हिंदुस्तान के रहने वालों को भी प्राप्त है और विदेशी को भी रहने वाला को भी प्राप्त है। अब मान लो विदेशी कोई आया हिंदुस्तान में घूमने के लिए, टूरिंग करने के लिए, किसी हिंदुस्तानी ने कहा कि उसको मार दिया या उसको टॉर्चर कर दिया या उसके साथ में कोई असॉल्ट कर दिया या उसके साथ में रेप कर दिया, तो उस व्यक्ति जो विदेशी है उसको भी उतना ही अधिकार है थाना में मुकदमा कायम कराने का जितना कि एक हिंदुस्तानी को है। तो ये होता है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ, और इसी से इमिनेट करता है या उद्भव होता है रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन। तो हमारा हिंदुस्तान का जो संविधान है वो क्या कहता है? कानून का शासन, माने कानून के समक्ष हर आदमी बराबर है, चाहे वो छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे किसी भी जाति का हो, वर्ण का हो, धर्म का हो, गोत्र का हो, कानून के सामने कोई छोटा बड़ा नहीं है। ये हमारे भारतीय संविधान की मूल मंत्र है, और ये एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम है। जो देश हजारों वर्षों से वर्ण व्यवस्था में जकड़ा हुआ हो, जिसमें जातिगत व्यवस्था कूट कूट करके भरा हुआ हो, ऐसे देशों में, ऐसे देश में, हिंदुस्तान में इस प्रकार का कानून बनाना और भारतीय संविधान में ये सब चीज़ लिखना अपने आप में एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशनरी स्टेप है, क्योंकि ये कानून किसी प्रकार के जाति व्यवस्था को नहीं मानता है। इसके बाद ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ एंड इंटाइटल इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, जो मैंने आपको व्याख्या कर दिया है कि डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में क्या कहता है कि हर आदमी कानून के समक्ष समान है और सभी को कानून का समान संरक्षण मिलेगा। राइट टू रेमेडी, हर व्यक्ति को कानूनी उपचार का अधिकार है। अगर मान लीजिए कि उस पर कोई आरोप लगाए जाते हैं तो उसको डिफेंड करने का अधिकार उसको प्राप्त है, राइट टू डिफेंड। और हमारे देश में भी है। हमारे देश में अभी मैंने आपको प्रोसीजर बताया कि जब कोई आरोपी होता है, कोई एक्यूज होता है, तो कोर्ट में उसको भी उतना ही बराबर अधिकार दिया जाता है जितना कि कोई फरियादी होता है।
ताकि वो अपना पक्ष प्रस्तुत कर सके, वो सारे डॉक्यूमेंट पेश कर सके। तो ये सारे चीज़ जो हैं वो राइट टू रेमेडी के तहत में आते हैं। और इसके बाद नो वन शैल बी सब्जेक्टेड टू आर्बिट्री अरेस्ट एंड डिटेंशन, किसी भी व्यक्ति को जबरदस्ती अरेस्ट नहीं किया जा सकता है या उसको निरोध में नहीं रखा जा सकता है। अब दोस्तों आर्टिकल 22 में क्या लिखा हुआ है अपने देश के संविधान में कि किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। डिट्टो लिखा हुआ है, किसी को डिटेंड नहीं किया जा सकता है। अगर किसी को अरेस्ट किया जाता है तो 24 घंटे के अंदर में नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के सामने में जो अरेस्ट करने वाला अधिकारी है वो एक्यूज्ड को उपस्थित करेगा विदिन 24 आवर्स एक्सक्लूडिंग द टाइम टेकन ड्यूरिंग द जर्नी। यात्रा करने के समय में जितना समय लगेगा उसको माइनस करने के बाद में 24 घंटे जिस समय में आपने किसी व्यक्ति को निरोध में रखा तो उसके बाद में आपको 24 घंटे के अंदर में नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना होगा। और लेकिन उसमें मैंने आपको पूर्व के वीडियो में बताया था कि जैसे आर्टिकल 22 में है तो ये तो कहा कि 24 घंटे के अंदर में प्रस्तुत करना होगा अरेस्ट अगर किसी को किया जाता है, लेकिन उसमें प्रिवेंटिव डिटेंशन का भी प्रावधान है। प्रिवेंटिव डिटेंशन मतलब जैसे कि अभी भारत सरकार ने बहुत सारे कानून बनाए, आपको मालूम होगा टाडा बनाया था जिसको कि अभी समाप्त कर दिया गया, अभी पोटा बनाया 2004 में, प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज पोटा, या एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, या कोफे पोसा, इसका मैंने पूरे डिटेल में व्याख्या प्रस्तुत किया है उस आर्ट के वीडियो में, आप जरूर देखिए उसको। वो इकोनॉमिक ऑफेंसेस से रिलेटेड मामला है। उसमें गवर्नमेंट को कानून बनाने का, जैसे नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, अब उसमें क्या प्रोसेस है, हालांकि उसमें कि किसी व्यक्ति को जो बहुत ज़्यादा दुर्दांत बदमाश हो गया है, जिसके खिलाफ में हर आदमी गवाही देने से हिचकता है, सबूत नहीं जुटाए जा सकते हैं, इतना ज़्यादा वो पावरफुल है, तो ऐसे व्यक्ति को एनएसए के तहत में या राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत में कलेक्टर, जिले का कलेक्टर उसको निरोध कर सकता है। लेकिन 1 महीने के बाद में एक कमेटी बनाई जाएगी जिसमें कि हाई कोर्ट के जज मेंबर होंगे और उस पूरे जो एलिगेशन लगाए गए हैं उसका मूल्यांकन करेगी, और मूल्यांकन करने के बाद में समीक्षा जिसको बोलते हैं, और समीक्षा करने के बाद में अगर कमेटी पाती है कि जो कलेक्टर के द्वारा जो किसी व्यक्ति को एनएसए में निरोध किया गया वो सही है तो फिर उसको एक्सटेंड किया जाएगा। अगर पाया जाता है कि नहीं सही है तो उसको तत्काल फ्री कर दिया जाएगा। तो इसमें ये जो कहने का आशा है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है वो जो मूल जो भावना है संविधान के उससे थोड़ा सा एक्सेप्शन है, वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था। आप पूरे डिटेल में इसकी व्याख्या हमारे पूर्व के वीडियो में फंडामेंटल राइट्स में देखें। इसके बाद में प्रिज्यूम टू बी इनोसेंट अनटिल प्रूव्ड हेल्ड गिल्टी। अब ये जूरिस्प्रूडेंस का प्रावधान है दोस्तों, विधि विज्ञान का, कि हम पर चार्ज लगा है कि हमने किसी व्यक्ति की हत्या किया है या उसके साथ मारपीट किया है, तो वो व्यक्ति तब तक गुनाहगार नहीं है जब तक कि उसको कोर्ट से सजा नहीं मिल जाता है, मतलब वो निर्दोष माना जाएगा अनटिल प्रूव्ड गिल्टी बाय द कॉम्पिटेंट कोर्ट। ये हमेशा याद रखने की चीज़ है। ये हमारे देश में भी लागू है और डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स कमीशन में ह्यूमन राइट्स के द्वारा भी बताया गया है कि किसी व्यक्ति को आप गुनाहगार नहीं माने जब तक कि उसके खिलाफ में सबूत पूरी तरह से पर्याप्त नहीं है या सिद्ध नहीं हो गया, कोर्ट के द्वारा सिद्ध नहीं कर दिया गया है या उसको कन्विक्ट नहीं कर दिया गया है। इसके बाद में राइट टू प्राइवेसी, हर व्यक्ति को अपने निजता का अधिकार है, निजता का अधिकार है, उसमें निजता में खलल नहीं दी जा सकती है। जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि पुलिस वाले किसी के घर में घुस जाते हैं, हालांकि अगर अपराध में, अगर कॉग्निजिबल ऑफेंस के तहत में अगर किसी के घर में कोई घुसता है
पुलिस वाले घुसते हैं और बिना वारंट के घुसते हैं तो ये गैरकानूनी है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि तलाशी के वगैरह में पुलिस को किसी वारंट की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन उसमें यह ख्याल रखना चाहिए कि जब तक पर्याप्त सबूत ना हो किसी के घर में आप ना घुसें, क्योंकि जो प्राइवेसी का जो अधिकार है वो बहुत बड़ा अधिकार है। किसी का घर जो होता है वो उसका मंदिर होता है। तो यहाँ पर जो डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में राइट टू प्राइवेसी का भी अधिकार दिया गया है कि किसी के निजता पर हनन करना गैर अनुचित है, इलीगल है। और अगला फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट का मतलब दोस्तों क्या हो, जैसे हिंदुस्तान में हमारे देश के संविधान ने हर व्यक्ति, हर जो नागरिक है उसको कहीं भी वो जा सकता है, कहीं भी रह सकता है, घर बना सकता है, कोई भी प्रोफेशन चूज कर सकता है। आर्टिकल 19 में हमें यह अधिकार दिया गया है। लेकिन उसके भी कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि मान लीजिए मिजोरम में ट्राइबल बेल्ट है, तो वहाँ गवर्नमेंट ने रूल बनाया हुआ है कि जब तक आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा, परमिट नहीं मिलेगा, तब तक वहाँ पर आप नहीं जा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर छत्तीसगढ़ में अबूझमार का इलाका है जहाँ पर प्रिमिटिव ट्राइब्स के लोग रहते हैं, अभी भी वो मतलब प्रिमिटिव हैं सभ्यता के विकास में। तो उनके प्रोटेक्शन के लिए, ताकि लोगों की ज़्यादा आवाजाही नहीं हो, कॉन्जेंटल डिजीज नहीं फैले, वो असुरक्षित नहीं हो जाए, तो उसके लिए उन्होंने प्रोटेक्शन किया हुआ गवर्नमेंट ने, और विशेष प्रयोजन के लिए ही उस इलाके में जाने का प्रावधान है, और वो पूरा इलाका में कोई आदमी इंटर नहीं कर सकता। इसीलिए इसी तरह से नॉर्थ ईस्टर्न इलाके में बहुत सारे स्टेट में आप फ्रीली मूव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर आदिवासी रहते हैं, आपको खतरा भी हो सकता है, या उनके कल्चर में या संस्कृति में आप इंटरफियर करेंगे। तो इसीलिए उनके सुरक्षा को देखते हुए और आपकी सुरक्षा को देखते हुए ये मूवमेंट का अधिकार जो है कुछ खास राज्यों में हिंदुस्तान में किया गया है, मैंने एक्सेप्शन किया गया है, मैंने रोका गया है। लेकिन बाकी जगह आप निर्बाध गति से घूम सकते हैं, आप घर बना सकते हैं, आप रह सकते हैं, और कोई भी प्रोफेशन चूज कर सकते हैं, कोई भी पेशा आप अख्तियार कर सकते हैं। तो ये सारा चीज़ जो है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में लिखा हुआ है, और उसी को हमारे देश के संविधान भी वही बात बता रहा है। इसके बाद में राइट टू नेशनलिटी, माने राष्ट्रीयता का अधिकार। अब किसी को भी उसके राष्ट्रीयता से वंचित नहीं किया जाएगा। जैसे हम हिंदुस्तानी हैं तो हमें उससे वंचित नहीं किया जा सकता जब तक युक्त कोई कारण ना हो। इसके बाद में राइट टू एसाइलम। अगर मैं मान लीजिए कि किसी कोई नेता किसी देश में विदेश में रहना चाहता है, क्योंकि उसको अपने देश में जो पॉलिटिकल मास्टर्स हैं उससे खतरा है, तो उस स्थिति में वो दूसरे देश में पनाह ले सकता है। एसाइलम का मतलब होता है पनाह लेना। जैसे कि बेनजीर भुट्टो ने पनाह लिया था सऊदी अरबिया। और इसके बाद में राइट टू ऑन प्रॉपर्टी। हमारे तो प्रॉपर्टी कोई भी आदमी जो है ना कहीं भी खरीद सकता है, बेच सकता है, ये अधिकार हमें भी है। लेकिन हमारा जो फंडामेंटल राइट्स था आर्टिकल 31 में, उसको समाप्त किया जा चुका है। अब वो हमारा जो है वो मौलिक अधिकार न रहते हुए लीगल राइट्स है, जो आर्टिकल 301 में लिखा गया है भारतीय संविधान में। तो ये सारे इंपॉर्टेंट अनुबंध हैं। इसके अलावा फ्रीडम ऑफ पीसफुल असेंबली एंड एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन एंड एक्सप्रेशन, राइट टू ऑन प्रॉपर्टी, राइट टू टेक पार्ट इन गवर्नमेंट, सोशल सिक्योरिटी, फ्री चॉइस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, राइट टू रेस्ट एंड लीजर, ये सारे चीज़ जो है वो हमारे भारतीय संविधान के फंडामेंटल राइट्स के हिस्से हैं। बंद कर दो। तो इसी तरह
चालू करो। तो इसी तरह से राइट टू एजुकेशन का प्रावधान किया गया है। शिक्षा का अधिकार का प्रावधान जो है ना यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में है, और हमारे देश में भी आर्टिकल 21A में राइट टू एजुकेशन का प्रावधान किया गया है, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन का प्रावधान किया गया है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जैसे कि अभी मैंने बताया कि राइट टू मेक हैव पीसफुल असेंबली, पीसफुल असेंबली हमारे देश के संविधान में भी आर्टिकल 19 में है कि आप कहीं भी एक जगह इकट्ठा हो सकते हैं बशर्ते वो शांतिपूर्ण हो। आप हथियार लेके इकट्ठा नहीं हो सकते हैं, ये ध्यान रखने वाली बात है। और इसके अलावा आप एक और है पॉइंट है कि आप गवर्नमेंट में पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे राइट टू वोट, हमारे देश में भी हर व्यक्ति को प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है और खुद इलेक्टेड होने का अधिकार है, हमें प्रजातांत्रिक अधिकार मिला हुआ है, और यही पॉइंट यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में बताता है। और इसी तरह से तो ये सारे जो इंपॉर्टेंट जो अधिकार हैं जो मैंने पूरी तरह से आपको व्याख्या किया है कि राइट फ्री चॉइस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कि कोई भी आदमी अपना जो भी प्रोफेशन है वो चूज कर सकता है। और हमें आर्टिकल 19 में भी यही लिखा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति अपना प्रोफेशन या पेशा चूज कर सकता है, उस पर कोई दबाव नहीं है। कोई टीचर बन सकता है, कोई कारपेंटर बन सकता है, कोई प्रोफेसर बन सकता है, कोई डॉक्टर बन सकता है, कोई इंजीनियर बन सकता है। सरकार ये नहीं कहेगी कि आप ये काम क्यों कर रहे हैं, हमारा इंटरेस्ट है, हमारा चॉइस है, और हम अपने चॉइस के हिसाब से एम्प्लॉयमेंट करेंगे। लेकिन आप देखेंगे जब कास्ट सिस्टम मैंने आपको बताया था तो उसमें क्या कहा था कि एक स्पेशल जो इंग्रेडिएंट है वो क्या है कि पर्टिकुलर कास्ट के व्यक्ति पर्टिकुलर प्रोफेशन करेंगे। और ये स्पेशल फीचर मैंने बताया था कास्ट सिस्टम में। जैसे मान लीजिए लोहार का पुत्र है जो आयरन स्मिथ है, वो अगर दूसरे कोई प्रोफेशन करना चाहता होगा, उस समय की बात, ट्रेडिशनल सोसाइटी ऑफ हिंदू सोसाइटी की बात कर रहा हूं, तो वो नहीं कर सकता था। ब्राह्मण का बच्चा अगर चाहता कि वो दुकानदारी करे तो लोग उसको हंसी मजाक का पात्र बना देते, उसको गांव से बहिष्कृत कर देते कि बोले तुम्हारा काम नहीं है ये दुकान, तुम तेल बेच रहे हो, तुम्हारा काम है यज्ञ करना, यज्ञ कराना, पढ़ना पढ़ाना। तो ये ट्रेडिशनल सोसाइटी के लक्षण थे। अब यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में क्या हो गया है, और भारत के संविधान क्या कहता है कि जिसको जो मन आए, जिसको जो इंटरेस्ट लगे वो काम कर सकता है, वो अपना प्रोफेशन चूज कर सकता है, उस पर किसी की कोई प्रतिबंध नहीं है और सरकार भी कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकती है। तो दोस्तों मैंने बहुत सारे, इसमें कुल 30 आर्टिकल हैं, तो मैंने कोशिश किया है कि आपको ह्यूमन राइट्स के बारे में बताया जाए। अब हम दोस्तों मानवाधिकार का मूल्यांकन करेंगे कि हिंदुस्तान में आज़ादी मिलने के बाद में मानवाधिकार की क्या स्थिति है। तो दोस्तों पहला है, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है फेक इनकाउंटर। जैसे आपने हैदराबाद में देखा होगा, अब बहुत सारे जो आम जनता है वो बहुत खुश हुए, अरे साहब महिला के साथ में बलात्कार हुआ, उसको टॉर्चर करके जला दिया गया। अब ये लोग जो है ना इसके ही काबिल थे, और अगर पुलिस वालों ने इनकी शूट डाउन कर दिया इनको, ये ठीक था। दैट इज द जनरल परसेप्शन अमॉन्ग पीपुल। अगर आप किसी से भी पूछेंगे तो लोग यही कहेगा। क्यों कहेगा? वो इसीलिए कहेगा क्योंकि पुश्त और पुश्तों से हमारे देश में रूल ऑफ लॉ का शासन नहीं रहा है। हजारों वर्ष के हिंदुस्तान के इतिहास में कानून का राज्य नहीं रहा है। कानून का राज्य अंग्रेजों ने जरूर शुरू किया था, लेकिन उनका एक पार्शियल था। जैसे अभी मैंने इलवर्ट बिल का उदाहरण दिया था कि किस तरह से यूरोपियनों को जब हिंदुस्तानी मजिस्ट्रेट के सामने में ट्रायल के लिए उसमें उपबंध किया गया तो किस तरह से वो हिंसक हो गए थे, और लॉर्ड रिपन जो उस समय में जो
वाइसराय था उसको मरने मारने पर उतारू हो गए थे और फिर उनको उस बिल को वापस लेना पड़ा था। लेकिन फिर भी उन्होंने रूल ऑफ लॉ को स्थापित किया था इन प्रिंसिपल और हिंदुस्तानी के मामले में। अब यहाँ जो आज़ाद हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, फेक इनकाउंटर, वो क्यों हो रहा है? अभी आपको ये लगेगा कि किसी ने, अगर मान लीजिए हैदराबाद के ही परिप्रेक्ष्य में बात करूं, ये बात सही है कि उसने बहुत ही ज़्यादा दुखद घटना घटित किया आरोपियों ने मिलकर के, लेकिन फेक इनकाउंटर उसका जवाब नहीं है। क्यों? हमने भारत का संविधान जो बनाया है उसका मकसद क्या है कि प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, जो मैंने आर्टिकल 21 का हवाला दिया था कि nobody will be deprived of his life and liberty except procedure established by law. Article 21, nobody shall be deprived of his life except and liberty except procedure established by law. अमेरिका के संविधान में और हमारे संविधान में एक चीज का अंतर है। अमेरिका के संविधान में जो हमने कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन, अमेरिका, ब्रिटेन और इंडिया का जो बनाया था, आप उस वीडियो को देखें, उसमें हमने डिटेल में व्याख्या प्रस्तुत किया था। तो हमारे देश में प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ लिखा हुआ है और वहां पर अमेरिका के संविधान में क्या लिखा हुआ है दोस्तों? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। अब ये दोनों में अंतर क्या है, इसके बारे में हमारा वीडियो देखिए। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि ड्यू प्रोसेस जो है वो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ जो हमारे हिंदुस्तान में, उससे बहुत ज्यादा व्यापक है और ड्यू प्रोसेस में बहुत ज्यादा पावर जजों को मिल जाते हैं। और आजकल सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूएसए जो है वो थर्ड चैम्बर हो गया है, मतलब वहां पर जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है और सीनेट है, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूएसए को थर्ड चैम्बर कहा जाता है, उसी के समकक्ष। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, क्योंकि जजेस को बहुत ज्यादा अधिकार प्राप्त हो गए हैं। खैर वो मुद्दा अलग है, मैं कभी उस पर और डिटेल में व्याख्या प्रस्तुत करूंगा। अभी मैं अपने टॉपिक से पर ही स्टिक कर रहा हूं। और इसका मतलब क्या हुआ, जो मैंने कहा फेक इनकाउंटर, वाई? किसी, जब आपने यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में क्या लिखा और हमारे भारतीय संविधान में लिखा गया है कि नोबडी शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड लिबर्टी एक्सेप्ट प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, तो आप केवल इनकाउंटर पुलिस या मिलिट्री एक एक्सेप्शनल केस में कर सकती है, और वो है प्राइवेट डिफेंस का अधिकार, राइट टू प्राइवेट डिफेंस। अब ये जो प्राइवेट डिफेंस है वो आईपीसी के आर्टिकल 100 में है, और राइट टू डिफेंड प्रॉपर्टी में का जो प्रावधान है, जो जैसे आपके घर पर कोई डकैती करने आ गया, कोई चोर है या उस पर आपने हमला कर दिया, तो आप प्रॉपर्टी को डिफेंड करने के लिए आप भी बल का प्रयोग करेंगे, तो वो कहां पर है? धारा 103 में। इस पर भी मैं एक टॉपिक बनाऊंगा कि डिफेंस का अधिकार, प्राइवेट डिफेंस का अधिकार कहां कहां पर आपको प्राप्त है, क्योंकि ये कोर्स में, आपके कोर्स में नहीं होगा, लेकिन एज ए सिटीजन, एज ए नागरिक, हर व्यक्ति को यह जानना जरूरी है कि उसका प्राइवेट अधिकार, डिफेंस करने का अधिकार किस किस मामले में है और वो अधिकार कहां कहां तक जाता है, किस लेवल तक आप अधिकार का उपयोग कर सकते हैं। दैट इज ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर नॉलेज। हमारा नॉलेज होना चाहिए, हर आदमी को ये मालूम होना चाहिए, ताकि हम बुरे नहीं फंसें। खैर, तो दोस्तों अब क्या देख रहे हैं आप? केवल पुलिस या मिलिट्री के लोग या जो सिक्योरिटी ऑफिसर हैं जो लगे हुए हैं, वो केवल डिफेंस में, अपने सेल्फ डिफेंस में किसी का जान ले सकते हैं। किसी को भी, किसी भी सिक्योरिटी पर्सनल को दूसरे का जान लेने का, प्राइवेट जान लेने का कोई अधिकार नहीं है। टॉर्चर करने का कोई अधिकार नहीं है, मारपीट करने का कोई अधिकार नहीं है भारतीय संविधान में, ये ध्यान रखिए। अब सवाल क्या होता है, क्यों इतने फेक इनकाउंटर क्यों हो रहे हैं? सैकड़ों, जब से देश आजाद हुआ है, सैकड़ों हजारों फेक इनकाउंटर हुए हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? इसीलिए हो रहा है क्योंकि हमारे कानून में बहुत सारे लेकुना हैं।
और पुलिस के पास में इतना समय नहीं होता है कि वो किसी एक केस का बढ़िया ढंग से इन्वेस्टिगेशन करें। जब तक वो एक केस का इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है, 2 दिन 3 दिन के बाद एक बहुत बड़ा और घटना हो जाती है, उसमें वो लग जाते हैं, तो बहुत सारे लेकुना हो जाता है। दूसरा, जो हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, वो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में कौन कौन से अंग आते हैं दोस्तों? हालांकि ये हमारे लेक्चर का हिस्सा अभी नहीं होना चाहिए था, लेकिन जब हम कोई चीज़ बोलते हैं, रहने दो, जब हम बोलते हैं तो उसका आपको पूरा पिक्चर होना चाहिए, क्योंकि फिर आपको समझने में दिक्कत नहीं आएगी। अब क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, जैसे मैंने एक वर्ड बोला, तो इसका मतलब क्या होता है? ऐसी प्रक्रिया जिसमें कि क्रिमिनल को सजा देने का प्रावधान किया जाता है। अब सजा कैसे किया जाएगा? पहले तो इसका जो अंग है, पहला है पुलिस, दूसरा है प्रोसिक्यूशन। प्रोसिक्यूशन क्यों? क्योंकि पुलिस जब चालान पेश करती है कोर्ट में, तो उसके बाद में उसके चालान पर से जो प्रोसिक्यूशन की कार्रवाई, मतलब बहस करने की कार्रवाई कोर्ट में कौन करता है? प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर। तो ये प्रोसिक्यूशन ब्रांच। और तीसरा कोर्ट, क्योंकि जो चालान पेश होता है वो तो कोर्ट में होगा और वहीं पर विचारण होता है, और उसके बाद में अगर सजा किसी व्यक्ति को मिल जाएगी तो जाएगा कहां पर? जेल। तो चौथा इसका पार्ट है जेल। तो ये चारों संस्था जो है वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ऑल आर इंटरलिंक्ड टू ईच अदर, वन अनदर। तो इसमें ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है ना हमारे देश में, वो बहुत ज़्यादा, अभी उसमें बहुत ज़्यादा लेकुना है, बहुत कमी है, और जिसके कारण से बहुत सारे अपराधी छूट जाते हैं। तो आप देखेंगे कि जो हमारा जो गंभीर मामलों में जो एक्विटल जो हो जाता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसी कारण से फ्रस्ट्रेशन में पुलिस वाले क्या करते हैं, उसको निपटा देते हैं कि कौन, और वो केस भी चलता है 10 साल तक। फिर अगर सजा मिल जाएगी आरोपी को तो फिर वो हाई कोर्ट में अपील कर देगा। अगर हाई कोर्ट से वो उसको सजा मिल जाएगी तो सुप्रीम, अगर मान लो फांसी है तो सुप्रीम कोर्ट में चला जाएगा। तो एक लंबी प्रक्रिया है जुडिशियल प्रोसेस। और पुलिस में आप जानते ही हैं कि कोई भी आदमी 2 या 3 साल से एक स्थान पर कोई भी अधिकारी नहीं रहता है, ट्रांसफरेबल जॉब है। फिर नया अधिकारी जो आता है उसको नए सिरे से समझना पड़ता है। दूसरा, पुलिस का कोर्ट की कार्रवाई में कोई आजकल नियंत्रण नहीं रह गया। क्यों नहीं? क्योंकि 1973 के सीआरपीसी के द्वारा अब क्या किया गया है, प्रोसिक्यूशन ब्रांच को पुलिस से एकदम अलग कर दिया गया, और प्रोसिक्यूशन ब्रांच जो है वो कलेक्टर के पास में है, और कलेक्टर को टाइम नहीं है कि प्रोसिक्यूशन ब्रांच के कार्य का लेखा जोखा करे, उसका एनालिसिस करे, क्योंकि उसके पास में बहुत सारे डेवलपमेंट वर्क्स अभी पेंडिंग रहते हैं, सैकड़ों मामले रहते हैं। तो यहाँ पर जो है, जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के लचर होने से पुलिस वालों को फेक इनकाउंटर करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। दूसरा, उसका दूसरा कारण है, दूसरा कारण यह है कि किसी तरह से इनकाउंटर करो और उसके बाद में वीरता पदक प्राप्त करो या गैलेंट्री अवार्ड, ये भी इसका एक मोटिव हो सकता है। तो इस तरह से जो है फेक इनकाउंटर के मामले में हमारा देश का जो उपलब्धि है, या मतलब जो उसका जो एनालिसिस है वो ठीक नहीं है, उसमें सुधार की जरूरत है। दूसरा, अभी आपने देखा होगा कि लिंचिंग, अभी एक खास कम्युनिटी के लोगों को, अभी मैं नाम नहीं लूंगा, खास कम्युनिटी के लोगों को दूसरे कम्युनिटी के द्वारा मारना, पीटना, उसको पत्थरबाजी करके खत्म कर देना, सरेआम पत्थरबाजी करना, दैट इज कॉल्ड लिंचिंग, और उसमें उसकी मृत्यु हो जाना, चाहे वो कोई भी कम्युनिटी हो सकता है। आपने 1984 का दंगा देखा था। तो ये लिंचिंग जो है ये गलत है। जब हमारे देश के हर एक आदमी, हर नागरिक कानून के समक्ष समान है और सब एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है, तो फिर किसी का लिंचिंग क्यों होगा? हर आदमी के खाने पीने का व्यवस्था अलग होता है, हर आदमी को ड्रेस पहनने की व्यवस्था अलग होता है,
वो अपने कल्चर से कंडीशन होता है। कोई पैजामा कुर्ता पहनता है, कोई फुल पैंट शर्ट पहनता है, कोई धोती कुर्ता पहनता है। इस पर कोई पाबंदी नहीं होना चाहिए। तो वो क्या होता है, कोई धोती कुर्ता, अगर मान लीजिए आप गांव देहात में जाएंगे, उत्तर भारत में तो अधिकांश लोग, ब्राह्मण लोग धोती कुर्ता भी पहनते हुए मिल जाएंगे और माथे पर चंदन की टीका। दैट इज द पार्ट ऑफ देयर कल्चर। अब आप कहेंगे कि आप क्यों ऐसा कर रहे हैं, ये गलत कह रहे हैं। बहुत सारे जो ऑफिसर क्लास के लोग हैं वो फुल पैंट पहनना पसंद करते हैं, जिन्होंने अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त किया है, बड़े बड़े अफसर हैं, तो वो धोती कुर्ता पहनना पसंद नहीं करते हैं। तो ये जो है वो पर्सनल चॉइस है, इस पर किसी की दखलंदाजी नहीं होनी चाहिए। कौन वेजिटेरियन है, कौन नॉन वेजिटेरियन है, वो उस पर छोड़ दीजिए आप। इस पर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं होना चाहिए। और ये जो दूसरा जो हमने अभी लिंचिंग बताया, ये बहुत बड़ा ब्लॉट है, धब्बा है हमारे भारतीय समाज का। तीसरा, बहुत सारे राइट्स। अभी हिंदुस्तान जब से आज़ाद हुआ है, सैकड़ों हजारों राइट्स, माने दंगे या जिसको बलवा कहते हैं, ये हुए हैं। और अधिकांश मामले में ये दंगा कहाँ हुए हैं, हिंदू और मुस्लिम के बीच में। इसको रोकने की जरूरत है। कभी कभी बड़े पैमाने पर भी दंगे हुए हैं, बहुत बड़े पैमाने पर दंगे हुए, जैसे कि श्रीमती गांधी की हत्या के बाद में 1984 में बहुत बड़े दंगे हुए दिल्ली और पूरे भारतवर्ष में, और जिसमें हजारों सिख मारे गए। उसी तरह से 1990 में दंगे हुए, गुजरात में दंगे हुए, बिहार में दंगे हुए हैं। भागलपुर का दंगा हुआ था 1989 में, और जिसमें बहुत सारे आरोपियों के, एक जाति विशेष, एक वर्ग विशेष को आंख निकाल दिए गए थे। आपने इसके बारे में फिल्म भी देखा होगा, गंगाजल। तो इस तरह से दोस्तों, जो मानवाधिकार का जो हम स्थिति अपने देश में देख रहे हैं, वो उतना संतुष्टिकारक नहीं है जितना होना चाहिए। लेकिन धीरे धीरे हमारा देश यूनाइट और इंटीग्रेट होता जा रहा है, और इसमें तेजी से विकास भी हो रहा है। जब रिसोर्सेस, मेरा अपना मानना है कि बहुत सारे जो दंगे होते हैं वो क्या है कि स्कार्स रिसोर्सेस, जब रिसोर्स कम हो, जब उपलब्ध साधन कम हो और उसको प्राप्त करने के लिए हिस्सेदारी चाहने वाले लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा हो, तो उसको हिंदू मुस्लिम का नाम दे दिया जाता है, रिलीजन का नाम दिया जाता है। अभी बिहार में आपने 80 के दशक में बहुत सारे कास्ट वार देखा। कास्ट वार क्या, जाति संघर्ष, जिसमें कि जैसे जहानाबाद में, जहाँ अरवल जिला पड़ता है वहाँ, और आरा डिस्ट्रिक्ट में, तो इसमें जो ऊंचे जाति के लोग, ब्राह्मण या भूमिहार ब्राह्मण, जो लैंडेड जेंट्री हैं, और जो गरीब जाति के लोग, उनके बीच में कास्ट वार बिहार में काफी दिनों तक चला। ऐसा क्यों हुआ? इसीलिए हुआ कि जिसको जमीन जितना नहीं चाहिए था, वो उससे ज्यादा जमीन अपने पास में रखे हुए। जो मैंने आपको लैंड रिफॉर्म्स के चैप्टर में बताया था कि किस तरह से बेनामी जमीन या फर्जी नामांकन करके लोगों ने या पूर्व के जमींदारों ने अपने पास में अधिक से अधिक जमीन को रख लिया है रिश्तेदारों के नाम पर, और जो गरीब है, मजलूम है, वो उसके पास में एक धूर जमीन नहीं है। तो कास्टवार का होने का क्या मतलब है? ये इसी का रीजन है कि जब सारे लोग देख रहे हैं, किसान देख रहे हैं, मजदूर देख रहे हैं कि हमारे पास तो खेत जोतने के लिए नहीं है, और जिसके पास जमीन है वो खुद खेत नहीं जोत रहा है, वो शहर में रह रहा है, ही इज एब्सेंटी। तो दोनों के बीच में, ऊंचे जाति और निम्न जाति के बीच में जो संघर्ष हुआ बिहार में, उसको बोलते हैं कास्ट वार। और ये भी जो है वो मानवाधिकार पर एक बहुत बड़ा धब्बा है, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा नुकसान, चाहे वो ऊंचे जाति के लोग मारे जाएं या निचले जाति के लोग मारे जाएं, आखिर नुकसान तो देश का है, समाज का है। तो इसको रोकना पड़ेगा। उसी तरह से भाषाई विवाद भी हिंदुस्तान में पहले बहुत ज़्यादा हुआ, बहुत लोग मारे गए।
अभी क्षेत्रतावाद बहुत ज़्यादा हो गया है, जिसमें कि बहुत सारे राज्य जो बहुत पिछड़े हैं, वो जो विकसित राज्य हैं उनके प्रति ईर्ष्या का भाव रखते हैं, द्वेष का भाव रखते हैं, और इसी का फायदा उठा करके बहुत सारी रीजनल पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी का उदय हिंदुस्तान में हो गया है। तो ये दीज आर द पॉइंट्स। जो SC ST, जो शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब, आज भी जैसे मैंने आपको बताया कि हिंदुस्तान में अगर गरीबी रेखा के नीचे सबसे ज्यादा जो रहने वाली जो कम्युनिटी है वो कौन है? ST, शेड्यूल्ड ट्राइब, उसके बाद शेड्यूल्ड कास्ट, उसके बाद में OBC। तो अब मानवाधिकार ये भी कहता है कि हर व्यक्ति को कम से कम मिनिमम रिक्वायरमेंट होना चाहिए, ताकि वो अपना जीवन बसर डिग्निटी के साथ में। डिग्निटी क्या होता है? एक गरीब व्यक्ति का कोई डिग्निटी नहीं होता है, एक भूखे नंगे आदमी कोई डिग्निटी नहीं होता है। और पहला ही आर्टिकल में क्या बताया? डिग्निटी, प्रतिष्ठा। तो प्रतिष्ठा कैसे होगा? जब हमारे पास में खाने के लिए होगा, पहनने के लिए कपड़ा होगा, रहने के लिए मकान होगा, बच्चों के शिक्षा दीक्षा देने के लिए हमारे पास मीन्स होगा, बीमारी से लड़ने के लिए हमारे पास में पैसे होगा, और हम स्वस्थ रह सकेंगे। अगर ये 5 मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं, अगर उसकी हमारी पूर्ति होती है, तो हम समाज में प्रतिष्ठित ढंग से अपना जीवन यापन कर सकेंगे, और हमारा मानवाधिकार या हर व्यक्ति का मानवाधिकार सुरक्षित रहेगा। तो SC ST के फ्रंट पर काम करना होगा, और इस वर्ग में जो अत्यधिक जो गरीबी है उसको दूर करने का प्रयास करना होगा, ताकि दे शुड लीड द लाइफ विथ डिग्निटी। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, इसकी स्थापना 1993 में की गई थी बाय एन ऑर्डिनेंस। फिर इसको उसके बाद में 1994 में पार्लियामेंट से पास करा करके इसको राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बनाया गया। इसी के आधार पर विभिन्न राज्यों में भी राज्य मानवाधिकार आयोग बनाए गए। जैसे आप अपने MP में भी है स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, और उसके जो अभी अध्यक्ष हैं वो जस्टिस नरेंद्र जैन हैं। अब दोस्तों, इसका सबसे आपको क्वेश्चन टिप पूछ सकता है, या कभी कभी क्या होता है कि UPSC में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि आप नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का इवैल्यूएशन या मूल्यांकन करिए। इस तरह के जो बहुत जो नेशनल लेवल के जो इंस्टीट्यूट हैं उसके मूल्यांकन करने के बारे में वो पूछते हैं, खास करके GS में, UPSC में, स्टेट में भी। तो आपको सबसे पहले इसके बारे में इसका कंपोजिशन लिखना है, कि जैसे कि आपको ये लिखना है कि जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है उसमें क्या होगा, एक हेड होता है और 4 जो है वो मेंबर होते हैं। अब ये हेड जो होता है, इसके अलावा जो राष्ट्रीय महिला आयोग है उसके मेंबर, राष्ट्रीय शेड्यूल्ड कास्ट कमीशन उसके मेंबर, राष्ट्रीय शेड्यूल्ड ट्राइब के जो अध्यक्ष हैं वो भी इसके मेंबर होते हैं। मतलब जो 3 जो कमीशन जो है हिंदुस्तान में, इसके अलावा नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के अलावा जो नेशनल राष्ट्रीय महिला आयोग के जो अध्यक्ष होंगे, राष्ट्रीय शेड्यूल्ड कास्ट या अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति के आयोग के अध्यक्ष, ये भी 3 मेंबर होते हैं। तो इस तरह से कुल मेंबर कितने हो गए? 1 + 4 + 3, 4, 5, 3, 8 मेंबर होते हैं इसमें। और इसमें जो हेड होगा, जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का जो हेड होगा, वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट के जज होना चाहिए। ये उनके लिए आवश्यक योग्यता है। अच्छा, इसमें जो प्रक्रिया है सिलेक्शन करने का, अब देखेंगे कि इसमें सिलेक्शन की जो प्रक्रिया है वो प्रधानमंत्री तो रहते ही हैं, प्राइम मिनिस्टर, उसके बाद में लीडर ऑफ अपोजिशन, उसके बाद में स्पीकर ऑफ लोकसभा और वाइस चेयरमैन ऑफ राज्यसभा या डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा।
ये सारे मेंबर रहते हैं। ये इतना ज़्यादा जो मेंबर सिलेक्शन कमेटी में रहते हैं, उसका मकसद है कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को एक इम्पार्शियल या निष्पक्ष बॉडी बनाया जाए, और ऐसा नहीं हो कि जो सरकार अभी गवर्नमेंट में है, माने जो पार्टी गवर्नमेंट में है, उसी के मेंबर जो है ना ह्यूमन राइट्स कमीशन में भी मेंबर हो जाएं। तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को निष्पक्षता प्रदान करने के लिए लीडर ऑफ अपोजिशन को भी उसमें मेंबर बनाया गया सिलेक्शन कमेटी में, ताकि जो हेड हैं, जो कमीशन के हेड हैं और जो मेंबर हैं, उनका चुनाव निष्पक्ष ढंग से किया जा सके। अब दोस्तों, इसके जो पावर है वो क्या है? पहला कि वो किसी भी जहां पर कि ह्यूमन राइट वायलेशन हुआ है, मानवाधिकार का उल्लंघन हुआ है, वहां पर वो कहीं भी इंटरवीन कर सकता है। माने इंटरवीन करने का अधिकार है। इंटरवीन माने नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन कैन इंटरवीन एनीवेयर where the human right violation had taken place। और इसके अलावा जहां भी ह्यूमन राइट्स का वायोलेशन हुआ है, वहां पर राज्य सरकार के प्रायर अनुमति से, मतलब पूर्व अनुमति से, वो वहां पर जाकर के स्थल निरीक्षण कर सकता है, स्पॉट विजिट कर सकता है, या अपना प्रतिनिधि भेज सकता है जो पूरा असेसमेंट करेगा कि सिचुएशन क्या क्या फैक्टर थे जो ह्यूमन राइट मानवाधिकार वायलेशन या हनन के लिए उत्तरदायी थे, और कौन कौन लोग उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। इसके अलावा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को यह भी अधिकार है कि वो सरकार को रिकमेंडेशन करे, सिफारिश करे कि क्या क्या जरूरी चीजें हैं जो सरकार को करना चाहिए, ताकि जो मानवाधिकार की जो घटना बार बार हो रही है उसको कैसे कम किया जा सकता है। तो ह्यूमन राइट्स के वायलेशन को रोकने के लिए कौन कौन से पॉइंट्स को, कौन कौन से सलाह को इम्प्लीमेंट किया जाए, उसको क्रियान्वयन किया जाए, ये भी रिकमेंडेशन का पावर, माने सिफारिश करने का पावर, नेशनल पावर टू सलाह देने का अधिकार है। इसके अलावा नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को चर्चा कराने का, सिम्पोजियम आयोजित करने का, लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए विभिन्न जगह आयोजन या मीटिंग करने का, ये सारे अधिकार प्राप्त हैं। और जो एनजीओ ह्यूमन राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए काम कर रहे हैं, उसको भी प्रोत्साहित करने का अधिकार ह्यूमन राइट्स कमीशन के पास में मौजूद है। अभी जो दोस्तों ऑटोनॉमी, माने नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के ऑटोनॉमी को या उसकी स्वायत्ता को अक्षुण्ण रखने के लिए उसके जो कार्यकाल हैं उसको फिक्स किया गया है, और उसके अपॉइंटमेंट की प्रक्रिया एकदम कठिन की गई है। और इसके अलावा जो मैंने अभी बताया कि सिलेक्शन की जो प्रक्रिया है उसको भी काफ़ी व्यापक किया गया है, जिसमें कि लीडर ऑफ अपोजिशन को भी शामिल किया गया है, गृह मंत्री भारत सरकार वो भी शामिल है, प्रधानमंत्री भी शामिल है, जो डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा है वो भी हैं शामिल, स्पीकर भी शामिल है। ये सारे लोग मिलकर के कमीशन के मेंबरों का चयन करते हैं। अब अधिकार क्या क्या है? तो कमीशन को एक सिविल कोर्ट का अधिकार है। कमीशन हैज द पावर। अब दोस्तों जैसे कि मैंने अभी कहा सिविल कोर्ट, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जैसे सिविल कोर्ट होता है, अगर सिविल कोर्ट में कोई केस रजिस्टर होता है तो फिर क्या आरोपी को समन करती है, विचारण का काम करती है, जो मैंने अभी आपको डिटेल में व्याख्या प्रस्तुत किया। ये सारे पावर जो सिविल कोर्ट का होना चाहिए, वही पावर जो है ना कमीशन के पास में मौजूद है। वो किसी को भी बुला सकता है, कोई डॉक्यूमेंट को पेश करने के लिए कह सकता है, निर्देशित कर सकता है, और इसके पास में अपना खुद स्टाफ होता है, या वो किसी दूसरे स्टाफ को भी हायर कर सकता है इन्वेस्टिगेशन करने के पर्पज से। तो खुद जांच कर सकता है या किसी से जांच करवा सकता है, या राज्य सरकार से कोई भी जानकारी इकट्ठा कर सकता है, मंगवा सकता है।
अगर कमीशन ये पाता कि किसी अधिकारी का कोई फॉल्ट है, गलती है, अगर वो अपने जांच में पाता है, तो फिर संबंधित अधिकारी के खिलाफ में डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग शुरू करने के लिए राज्य सरकार या केंद्र सरकार को वो सिफारिश भेज सकता है। और इसके अलावा कमीशन सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में जा सकता है। अगर उससे लगता है कि सरकार काम नहीं कर रही है तो डायरेक्शन प्राप्त कर सकता है सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से, और तब संबंधित राज्य सरकार उन डायरेक्शन को मानने के लिए बाध्य हो जाएगा। और इसके अलावा लास्ट में कमीशन को यह भी प्राप्त अधिकार है कि अगर कहीं मानवाधिकार का बहुत ज़्यादा उल्लंघन हुआ है और तो वो इंटरिम राहत के लिए तत्काल संबंधित राज्य सरकार को या केंद्र सरकार को निर्देशित कर सकता है। लेकिन ये जो निर्देश करने का पावर है उसको रिकमेंडरी पावर है, सिफारिश का अधिकार है। अब ये सिफारिश को मानना नहीं मानना ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर निर्भर करता है, क्योंकि फाइनल अथॉरिटी राज्य सरकार के पास है, ये केंद्र सरकार के पास में है। तो दोस्तों आज बहुत ज़्यादा मैंने समय ले लिया, इसमें हम और एक दिन अलग से व्याख्यान प्रस्तुत करेंगे जो कुछ छूट गए हैं। अब मैं वाइंड अप करूंगा, अगर आपको कोई पॉइंट हो तो आप पूछें।